Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द वॉकर ऑफ द स्नो। द वॉकर ऑफ द स्नो इस बुक का नेक्स्ट पोएम सेक्शन है, जिसे लिखा है चार्ल्स डॉसन शैनली ने, जो कि एक आयरिश बॉर्न पोएट हैं, साथ ही साथ आर्टिस्ट, बैलेड राइटर, जो कि इमिग्रेटेड हो गए थे कनाडा में और उसके बाद ये मूव किए अमेरिका में। शैनली बिकम अ वेरी वेल नोन पोएट। अमंग द मैनी ऑफ हिज पब्लिश्ड वर्क वॉज मच कोटेड द वॉकर ऑफ द स्नो। उनकी बहुत सारी रचनाओं में जो एक मेनली रचना जिसका नाम लिया जाता है, जिसका नाम है द वॉकर ऑफ द स्नो। It is a hunting piece about a ghostly figure that called Shadow Hunter, which accompanies the speaker while walking off the snow landscape but leave no footprint behind him. अच्छा, एक बात आपको यहाँ जाननी जरूरी है कि द वॉकर ऑफ द स्नो, ऐसा माना जाता है कि ये जैन महापात्रा, जो कि इंडियन राइटर हैं, उनके वॉकर ऑफ द स्नो के नरेटिव के बराबर की ही पोएम है, जिसमें ट्रेवलर एक बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली जर्नी के थ्रू उस फॉरेस्ट के थ्रू होके जा रहा है, जहाँ पर उसे हार्श और स्नोई विल्डरनेस का सामना करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम, and whole poem is divided into stanzas, and each stanza contains 4 lines. Now going for the explanation. First stanza: speed on, good master, the camp lies far away, we must across the hunted valley before the close of a day. अब यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पोएट से एक पर्सन कहता है, और वो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑन गुड मास्टर, थोड़ा जल्दी चलिए मेरे स्वामी। द कैंप लाइज फॉर अवे, हमारा जो कैंप है वो इस जगह से काफ़ी दूर है, फॉर अवे। ओके, वी मस्ट अक्रॉस द हॉन्टेड वैली, और जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो रास्ता एक हॉन्टेड वैली है, उस हॉन्टेड वैली से होकर गुजरता है। बिफोर द क्लोज ऑफ द डे, क्लोज ऑफ द डे मतलब कि उस वेदर के अकॉर्डिंग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी समय वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग होगा, उस शाम से पहले उन्हें अपने मंजिल तक पहुँच जाना है। और उनकी मंजिल कहाँ है? उनकी मंजिल है वो कैंप। हाउ द स्नो ब्लाइट केम अपॉन मी, आई विल टेल यू एज वी गो। अब वो आगे बताते हैं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम जल्दी अपने कैंप तक नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा। कहते हैं वो, हाउ द स्नो ब्लाइट केम अपॉन मी, आई विल टेल यू एज वी गो। अगर हम जल्दी मंजिल तक नहीं पहुँच पाए तो स्नो ब्लाइट, ब्लाइट का मतलब आप यहाँ देखोगे पेज नंबर 44, तो यहाँ मीनिंग दी हुई है कर्ज। कर्ज मतलब श्राप। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखोगे तो लिखा हुआ है स्नो हंटर। तो कह रहे हैं कि एक श्राप है, एक स्नो हंटर है जो हमारे रास्ते में आ जाएगा अगर हम कैंप सही समय से नहीं पहुंच पाए तो। आई विल टेल यू एज वी गो, मैं तुम्हें बताऊंगा। वो अपने मास्टर से कह रहा है कि मैं आपको बताऊंगा जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर हम सही से नहीं पहुंच पाए तो। अब वो क्या बता रहा है उन्हें? वो बताता है, द ब्लाइट ऑफ द शैडो हंटर हु वॉक्स द मिड नाइट स्नो। कह रहे हैं कि एक शैडो हंटर है, और शैडो हंटर हु वॉक्स इन द मिडनाइट स्नो, जब रात में बर्फ गिरती है आधी रात में, तो क्या करता है वो, आधी रात में जब बर्फ गिरती है तो तब वो वहाँ उस वैली में घूमता है। स्ट्रेंजर नंबर थर्ड, टू द cold December heaven came the pale moon and the stars
as the yellow sun was sinking behind the purple bars. अब वो आगे कहते हैं, वो उस नज़ारे को याद करते हुए कहता है कि दिसंबर का टाइम है और दिसंबर के ठंड वाले टाइम में रात के सीन को याद करते हुए वो कहता है कि रात का नज़ारा कैसा है। रात का नज़ारा ऐसा है कि रात में चांद, देखिए मून, चांद आ चुका है और वो कैसा है, दैट मून इज पेल, उसका जो रंग है ना, उसकी परछाई जो है वो काफ़ी हल्की है, बिकॉज इट इज़ अ विंटर टाइम। जैसे आप समर टाइम में देखो तो मून आपको पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा, बट विंटर टाइम में ऐसा नहीं होता। एंड द स्टार्स, और जो तारे हैं वो भी क्लियर नहीं हैं। केम द पैल मून एंड द स्टार्स, धुंधले ही दिखाई दे रहे हैं। एज द येलो सन वो सिंकिंग, और वो कब हो रहे हैं, जब हमारा जो सन है, हमारा जो सूरज है, वो अब डूब रहा है। और उसके डूबने को कैसे पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, यहाँ पे येलो कलर से इंडिकेट किया जा रहा है, बिहाइंड द पर्पल बार्स। और जब वो डूब रहा है तो डूबते टाइम वहाँ पर पर्पल बार्स, मतलब उसका जो होराइजन है, यहाँ पे जो सनसेट है, वो सनसेट पूरी तरीके से पर्पल हो चुका है, बैगनी हो चुका है। लास्ट टू लाइन्स, द स्नो वॉज डीपली ड्रिफ्टेड अपॉन द रीच ड्रिडर। यहाँ पे आप ड्रिफ्टर की मीनिंग देखिएगा, ब्लो इन टू हिप्स बाय द विंड। ड्रिडर का मतलब लिखिएगा ड्रीरी, डल एंड ग्लूमी। कह रहे हैं कि जब मैं उस नज़ारे को देखता हूँ तो मैंने ये देखा कि स्नो वॉज, बर्फ़ पूरी तरीके से हर जगह जम चुकी थी। मिडनाइट की बात कर रहे हैं ना, दिसंबर की। तो बर्फ़ पूरी तरीके से हर जगह जम चुकी थी, जो नज़ारा मैंने देखा। और इसका रीज़न ये हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, हर तरफ सन्नाटा है। वैली की बात कर रहा था ना, आप ऊपर देखोगे तो ये क्या बता रहा है, वैली। तो वहाँ पे पूरा जो नज़ारा है वो पूरा का पूरा नज़ारा सन्नाटे वाला है। एक भी इंसान या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ पे उसे दिखाई नहीं दे रहा है। कम ऑन पेज नंबर 45, एंड देन ही से दैट लिव फॉर माइल्स अराउंड मी एंड द कैंप फॉर विच वी स्टीयर। अब वो कह रहे हैं कि कई कई मील जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है, ओके, कई कई मील जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है, वो देख रहा है सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ फैला हुआ है। और उसी बर्फ़ से उसे आगे की तरफ बढ़ना है। कहाँ पे, उसकी जो मंजिल है कैंप की। अच्छा, यहाँ पे वो स्टोरी बता रहा है अपने मास्टर को कि अगर हम उस मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, इसका मतलब आप ये समझिएगा कि उसके साथ ये इंसिडेंट पहले हो चुका है। तो वो कह रहा है कि अगर हम उस मंजिल तक नहीं पहुंचे तो हमारे साथ क्या होगा, उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। इट वॉज साइलेंट ऑन द हिल साइड, नेक्स्ट स्ट्रेंजर, इट वॉज साइलेंट ऑन द हिल साइड एंड बाय द सोलेमन वुड, नो साउंड ऑफ लाइट और मोशन टू ब्रेक द सॉलिट्यूड। कह रहे हैं कि पूरे के पूरे वैली में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, शांति छाई हुई थी। और वहाँ पे बाय द सोलेमन वुड, सोलेमन मतलब पूरी तरीके से साइलेंट है। उस पूरे जंगल में, वुड, उस पूरे जंगल में क्या है, शांति छाई हुई है। नो साउंड ऑफ लाइफ, ऑब्वियस सी बात है, कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है तो नो साउंड ऑफ लाइफ, कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन वहाँ पे नहीं है। और मोशन टू ब्रेक द सॉलिट्यूड, नहीं वहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि इस मोशन ऑफ द ब्रेक ऑफ द सॉलिट्यूड, ये जो सन्नाटा है, इस सन्नाटे को क्या कर सके, ब्रेक कर सके, तोड़ सके। और ऑब्वियस ये बात है, सन्नाटा कहाँ होगा, जहाँ पे कोई नहीं रहता, राइट। तो वो यही कह रहे हैं कि इस सॉलिट्यूड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए भी किसी ह्यूमन का नामो निशान वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट स्टैंजा, सेव द वेलिंग ऑफ द मूज बर्ड with a plaintive note and low, and the skating of the red leaf upon the frozen snow। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वो क्या देखता है, मूज बर्ड। अब यहाँ पे मूज बर्ड की मीनिंग अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 45 पे पिक्चर भी बना हुआ है, द कैनेडा जे अ बर्ड। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर उन्हें सिर्फ दो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब यहाँ पे किन दो आवाज़ों की बात कर रहा है वो, पहला तो है वो मूज बर्ड के बारे में बात कर रहा है,
और जो मूज वर्ड है उसका जो प्लेंटिव है उसका जो साउंड है ना वो काफ़ी सैड है, नोट एंड लो। और सैड में बहुत ही दुख भरा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी चीज़ की तकलीफ हो। ये साउंड वन है यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है जब भी हम किसी साउंड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है ओनोमोटोपी। तो यहाँ पे प्लेंटिव नोट एंड लो एंड द स्केटिंग ऑफ द रेड लीफ अपॉन द फ्रोजन स्नो। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे जो दूसरी आवाज़ सुनाई दे रही है वो दूसरी आवाज़ है रेड लीफ, जो लाल कलर की पत्ती है, उस लाल कलर की जो पत्ती है वो बर्फ़ पे जमी हुई जो बर्फ़ है उस पे वो फिसल रही है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। अच्छा, आप सेकंड साउंड को अगर आप नोटिस करोगे तो आप ये देखिए कितना ज़्यादा सन्नाटा है कि उस राइटर को, उस पोएट को यहाँ पर बकायदा वो जो रेड कलर की लीफ गिर रही है उसकी, यहाँ पे गिरने का मतलब सरकने से है कि जो गिर रही है, जो सरक रही है, उसकी भी आवाज़ उसको सुनाई दे रही है। एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेंजा, एंड सेड आई दो डार्क इज फॉलिंग एंड फॉर द कैंप मस्ट बी, येट माई हर्ट इट वुड बी लाइट सम इफ आई हैड बट कंपनी। अब पोएट यहाँ पर कह रहा है कि जब दो डार्क इज़ फॉलिंग, हालांकि अंधेरा हो रहा है और इस अंधेरे में मेरा कैंप अभी मुझसे बहुत दूर है, मुझे वहाँ जाना है, मस्ट भी मुझे वहाँ जाना ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब उस वैली में कोई है नहीं तो अकेले वो वहाँ रह के रुक के क्या ही करेगा। तो कह रहे हैं कि मुझे वहाँ जाना ही होगा। येट माई हर्ट इट वुड बी लाइट सम इफ़ आई हैड बट कंपनी। कह रहे हैं कि मेरा कैंप तो बहुत दूर है लेकिन अगर इस दौरान मेरा कोई साथी होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कि अगर मेरा कोई साथी होता, ऐसा मेरा दिल मानता है कि मेरा अगर कोई साथी होता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। और ऑब्वियस सी बात है जब आप कोई जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं तो अगर आप अकेले कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपके साथ आपका दोस्त है, आपका मित्र है, तो आपको वो जर्नी थोड़ी सी अच्छी लगती है, कंफर्टेबल लगती है। आफ्टर दैट, and then I sang and shouted, keeping measure as I sped, to the harp twang of the snow show as it sprang beneath my tread। कह रहे हैं कि एंड देन आई सैंग एंड शाउटेड, और तभी अचानक मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ऑब्वियस सी बात है उसने इसके ऊपर वाले स्ट्रेंजर में कहा है कि अगर मेरा कोई साथी होता तो मुझे अच्छा लगता। तो जब मेरा कोई साथी नहीं है तो मुझे खुद का ही मन खुद से बहलाना है। तो कहता है कि आई सैंग, मैंने गीत गाना स्टार्ट किया। और गीत कैसे गा रहा है, वो गीत ऐसे गुनगुना गा रहा है जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज है। और उस तेज आवाज़ में जो गीत गा रहा है, उस गीत गाने के सिचुएशन में कीपिंग मेजर, उसको रिदम देने के लिए अपने पैरों की आवाज़ में, जैसे जो शूज़ उसने पहने हैं उसको कदम ताल करते हुए आगे वो बढ़ता है और कहता है, टू द हाफ ट्वेंग ऑफ द स्नो शूज़ एज इट स्प्रैंग बीनीथ माई ट्रेड। और जब कहता है कि जब मैं बर्फ़ पे फोर्स करके, दबाव डाल के जब आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो उस स्नो शूज़ से क्या हो रहा है, उस स्नो शूज़ से हाफ ट्वेंग आवाज़ आ रही है। और उस आवाज़ की मदद से क्या होता है, उस आवाज़ की मदद से मुझे काफ़ी सुकून मिलता है कि मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे अब कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता है कि मेरे गाने, मेरे पैरों के चलने की जो आवाज़, जो रिदम है, अब मुझे कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ कोई है इसका मतलब क्या है कि वो खुद की कंपनी को बेहतर मान रहा है फ़िलहाल इस सिचुएशन में। लास्ट स्ट्रेंजर ऑफ पेज नंबर 49, नॉर फॉर इनटू द वैली हैड आई डिप्ड अपॉन माय वे व्हेन अ डस्की फिगर जॉइंड मी इन अ कैप्शन ऑफ ग्रे। अब वो कहते हैं अ होल्ड गारमेंट लाइक अ हुडेड क्लॉक। अब जब वो गाने गाकर आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कहता है कि
नॉर फ्रॉम इनटू द वैली। अब वैली में जैसे ही उसने इंटर किया, क्योंकि ऑब्वियस बात है कैंप काफ़ी दूर है, तो जैसे ही उसने वैली में एंटर किया था, काफ़ी दूर नहीं गया था, वो थोड़ी दूर पर ही गया था, तभी अचानक उसे रास्ते में एक काला धुंधला सा दिखने वाला व्यक्ति उसके साथ शामिल हो गया। आप देखोगे ना तो यहाँ पे वो कंपनी की बात कर रहा था, अब यहाँ पे उसे कंपनी मिल गई, लेकिन जिस तरीके की कंपनी की चाहत वो रखता था, जिस तरीके के साथी की चाहत वो रखता था, वो साथी उसे यहाँ नहीं मिला। हैड आई डिप्ड अपॉन माई वे when the dusky figure joined me, तो मुझे ऐसा लगा कि एक काला सा परछाई धुंधला सा दिखने वाला व्यक्ति उसके साथ शामिल हो गया है, और इस व्यक्ति के पास ना डस्की फिगर वाली, ओके, ग्रे कलर की, जो उसकी पर्सनालिटी को यहाँ दिखाया जा रहा है कि डस्की फिगर था उसका, और ग्रे कलर की उसने ना हुडी पहनी हुई थी, हुडी वाली पोशाक पहनी हुई थी, और कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है उसका यहाँ पे, वो बस उसके साथ आ गया है। आई होप यू हैव क्लियर ऑन पेज नंबर 45। सी ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 46। ऑन पेज नंबर 46 यू विल सी कि किस तरीके से अब उसकी जर्नी में उसके साथ अब वो डस्की फिगर वाला इंसान है। ब्लेंडिंग अपॉन द स्नो शूज with a long and limber stride, and I hailed the dusky stranger as we traveled side by side, bending upon। अब पोएट आगे कहता है, एज द दैट पर्सन, उसने लिखा है कि क्या इंसिडेंट उसके साथ हुआ था। बेंडिंग अपॉन द स्नो शूज, जब वो अपने स्नो शूज जो उसने वहाँ पहने हुए हैं उसको पहन के जब वो थोड़ा सा झुक के आगे की तरफ चल रहा है, विथ लॉन्ग एंड लिम्बर स्ट्राइड, लिम्बर मीन्स मूविंग क्विकली एंड ईजली, तो कदमों को थोड़ा सा तेज करते हुए तेजी से जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या देखता है वो देखता है कि उसके साथ वो डस्की धुंधला जो स्ट्रेंजर है। अब यहाँ पे धुंधला क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में उसे वो क्लियर दिख भी नहीं रहा है कि वो उससे बात करे, क्योंकि जब वो बात करने के लिए जा रहा है तो कोई इंटरेक्शन वो कर नहीं रहा है। तो कह रहे हैं कि वो भी लंबा दुबला पतला चाल वाला आदमी, अजनबी सा, वो भी उसके साथ चल रहा है, और जब पोएट उसे पुकारता है, उसे बुलाता है, तो उसका कोई इंटरेक्शन उसके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन वो ट्रेवल कर रहा है साइड बाय साइड, उसके पोएट के साथ ही साथ वो वहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। बट नो टोकन ऑफ कम्युनियन गेव ही बाय वर्ड और लुक, and the fear chill fell upon me at the crossing of the brook। कह रहे हैं कि जब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, तो मैंने एक बार के लिए कोशिश की कि मैं उससे बात करूं, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने न तो शब्द से कोई उत्तर नहीं आया, न अपने नज़र से, सी द लुक वर्ड इज हेयर, कह रहे कि न न तो उसने मेरी तरफ देखा, न ही मुझसे कोई बात की। इवन मैंने तो ट्राई किया कि कोई कम्युनिकेशन हो सके, लेकिन न तो उसने मेरी तरफ देखा, न ही मुझसे कोई बात की। एंड द फियर चिल्ड फेल अपॉन मी एट द क्रॉसिंग ऑफ द ब्रूक, और जैसे ही हमने एक छोटी सी नदी पार की, ठीक है, जब हम एक छोटी सी नदी पार कर रहे थे, उस सिचुएशन में कवि के मन में डर आ गया। अब वो डर क्यों आ गया, क्योंकि वो चाहता था कि कम्युनिकेशन हो, उसने कहानियाँ सुन रखी थी शैडो हंटर की, बट आज जब उसे ऐसा फील हो रहा है कि क्या ये वही है, तो उसके मन में डर बैठ गया, और उस डर से वो ये बताता है, For I saw by the sickly moonlight, as I followed, bending low, that the walking of the stranger left no footmarks on the snow। तो जब उसने वो छोटी सी जो वहाँ पे ब्रूक है, मतलब ब्रूक मतलब छोटी सी नदी है, ठीक है, छोटी सी नदी जब पार की, तो उसने आपको याद होगा वहाँ पे मून के बारे में बताया गया था, पेल मून, मून का जो प्रकाश है वो काफ़ी धुंधला है। तो उस धुंधले मून लाइट में पोएट बताता है
कि मैंने देखा एज आई फॉलोड बेंडिंग लो, जब मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज नहीं है, तो जब मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि बर्फ़ भी जमी हुई ना, तो दैट वॉकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर नो फुटपाथ ऑन द स्नो, तो जब मैं उसको देख रहा हूँ क्योंकि मैं उस स्ट्रेंजर मेरे साथ साथ चल रहा है लेकिन मेरे जो कदम है उससे थोड़ा पीछे है, तो जब वो स्ट्रेंजर के कदमों को देखता है तो वो देखता है कि स्ट्रेंजर के चलने से बर्फ पे कोई निशान नहीं बन रहे हैं, left no footmarks on the snow. Then the fear chill gathered over me, like a shroud around me cast, as I sank upon the snowdrift where the shadow hunter passed. और मुझे तभी अचानक बहुत डर लगा, और वो जो डर है उनकी पूरी बॉडी में फैल गया। अब यहाँ पे पूरी बॉडी में डर फैल जाने का मतलब क्या है कि उसे ऐसा लगा कि वो शैडो हंटर उसके पास से अभी गुजरा हो। ऑब्वियस सी बात है, वो तो उसके आगे ही चल रहा था, लेकिन जब उसने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ पे कोई फुट मार्क्स नहीं है, तो मानो ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे शरीर में डर फैल गया हो, क्योंकि जो चीज़ उसने बहुत टाइम पहले सुना था उसको आज उसने महसूस किया, खुद अपनी आंखों से देखा, तो वो डर क्या हुआ, वो डर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। ओके। एंड द ऑटर traps found me before the break of the day with my dark hair blenched and whitened as the snow in which I lay, as the snow in which I lay। कह रहे हैं कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आगे की लाइन जब आप देखेंगे स्ट्रेंजर में तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि रात में तो वो जा रहा है, लेकिन अब जो इस स्ट्रेंजर में लाइन आती है तो ब्रेक ऑफ द डे, अब वो सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम मतलब इट्स काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ द डे, बिफोर सनराइज काइंड ऑफ दैट। तो कह रहे हैं कि ऑटर ट्रैपर्स, वहाँ पे जो ऑटर्स पकड़ने वाले जो लोग हैं, उस ग्रुप में उन लोगों ने मुझे देखा। कब देखा? ब्रेक ऑफ द डे। और वो मुझे देखते हैं कि क्या पाते हैं मुझे देखकर कि मेरे जो काले बाल हैं, वो काले बाल सिर के पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुके थे। और वो सफ़ेद किस लिए हो चुके थे? क्योंकि मैं उस बर्फ़ में गिर चुका था, विच आई ले, जहाँ पर मैं गिर चुका था उसी बर्फ़ की वजह से मेरे जो पूरे के पूरे काले बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके थे। बट दे स्पोक नॉट एज दे रिज्ड मी, फॉर दे न्यू दैट इन द नाइट आई हैड सीन द शैडो हंटर एंड हैड विदर्ड इन हिज ब्लाइट। अब वो कहते हैं कि मैंने तो उन्हें नहीं बताया, बट उन्हें कहीं न कहीं पता चल चुका था, उन्हें समझ में आ चुका था कि रात में मैंने उस शैडो हंटर को देखा होगा, उसे फ़ील किया होगा, और उसके डरावने, ठीक है, उसके डरावने साए की वजह से मैं लगभग निर्जीव सा हो चुका था और मैं डरा हुआ था। बस यही रीज़न है कि पोएट यहाँ पर ये कहता है कि मैं काफ़ी डर गया था, और मेरे न बोलने पर भी जो ऑटो ट्रैपर्स हैं वो समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। लास्ट स्ट्रेंजर, और उस लास्ट स्ट्रेंजर में पोएट कहते हैं, सेंटा मैरिया स्पीड अस, द सन इज फॉलिंग लो, बिफोर अस लाइज द वैली ऑफ द वॉकर ऑफ द स्नो। अब पोएट जब ये पूरी कहानी सुन लेता है, जब उसे उसका पर्सन है वो उसे वो कहानी सुनाता है, तो यहाँ पर एक लाइन आती है कि सेंटा मारिया स्पीडस, ये एक प्रार्थना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मीनिंग यहाँ पे लिखी हुई है इसकी, लैटिन फॉर होली मैरी, अ रेफरेंस टू मैरी मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो कहते हैं कि ये एक प्रार्थना है कि मदर मैरी, प्लीज़ हमारी जो स्पीड है उसको आप तेज़ करें, और हमें जो आपने देखा होगा कि CAMP, कैंप तक पहुंचना है, हमारी मंजिल तक पहुंचना है, तो प्लीज़ हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करें, क्योंकि आपके अलावा हमारी और कोई मदद नहीं कर सकता। बिफोर द लाइस ऑफ द वैली, कह रहे हैं कि
सन सेट होने से पहले हम अपने कैंप तक पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अपने कैंप तक नहीं पहुंच पाए वॉकर ऑफ द स्नो, तो ये वही वैली है जहाँ पर वो शैडो हंटर रहता है, और वो शैडो हंटर उनका शिकार कर सकता है, उन्हें डरा सकता है। तो उन्हें जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि अब वो उस वैली में इंटर करने वाले हैं जहाँ पर भूत वाला व्यक्ति या भूत की छाया वाला जैसा व्यक्ति वहाँ पर घूमता रहता है। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी है। आपको उम्मीद है लाइन बाय लाइन समरी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपके कोई सुझाव, सलाह या कोई भी ऐसी परेशानी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और बाकी और सारे ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।